हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के 2012 से लेकर 2023 तक के सभी कवर करेंगे। और यूपी पीसीएस के एग्जाम के पहले इसकी इंपॉर्टेंस आप जानते होंगे कि घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। 12 से शुरू करेंगे और 2023 तक, अभी रिसेंट तक जाएंगे। और ये आने वाले यूपी पीसीएस आयोग के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे आरो ग्रुप डिटेल्स भेज दी जाएगी। उसी में ये सब प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं, जो सब्जेक्ट वाइज सभी चीज़ें आपको, और जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं या फिर जो टेस्ट वगैरह विद एक्सप्लेन आंसर की, वो सब आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले 2012 का पेपर। अब इसमें जो है 2012 के पेपर में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरह का एक 2023 में भी पूछा गया है रिसेंट में ही। तो ये जो है जहाँ पे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाए वो भी पूरा ध्यान से सुनते चलना है। तो मांडा, यहाँ पे कुछ स्थल दिए, उसको मैच करने में अलग अलग घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन आते हैं। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। फिर है दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में स्थित है वर्तमान में, और दायमाबाद जो है ये सबसे दक्षिणी स्थल है सिंधु सभ्यता का। फिर कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अब यहाँ उत्तरी और दक्षिणी तो पता चल गए। पूर्वी है सबसे आलमगीरपुर जो कि मेरठ में, और सबसे पश्चिमी है सुतकांगेडोर जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वर्तमान में इंडिया में नहीं स्थित है। तो ये सब जो है एंशिएंट हिस्ट्री वाले नोट्स में आपको दिया गया है कि कौन कौन से स्थल किस देश में पड़ेंगे, वो सब कहीं से भी आप कवर करके पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था आलमगीरपुर मेरठ वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया था। निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोधगया। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, बोधगया किस नदी के तट पर है, तो निरंजना नदी के तट पर है। यहीं पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये याद रखिएगा। फिर आगे है यहाँ पर अशोक का समकालीन शासक था तुर्मय। तुर्मय कहाँ का शासक था, तो तुर्मय मिस्र का शासक था। अशोक के समकालीन मिस्र का शासक कौन था, तो तुर्मय था। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ देख लीजिए, जैसे कि अशोक के 13वें अभिलेख में जो है पड़ोसी राज्यों का जिक्र किया गया है कि उसके टाइम पे कौन कहाँ पे था। तो तुर्मय किसको कहा गया है, तुर्मय या फिर तुलामाया मिस्र के शासक टालमी द्वितीय को। जो विदेशी शासक होते थे भारत में उनका अलग नाम कहा जाता था। जैसे अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा जाता था, उसी तरह से जो टालमी सेकंड था उसको भारत में तुर्मय या फिर तुलामाया कहते थे, और ये मिस्र का शासक था। कभी कभी आपको टालमी द्वितीय को अरेंज करने को आ जाएगा, किस देश से आप अरेंज करेंगे, मैच करेंगे, या फिर तुलामाया को अरेंज करने को आ जाएगा। फिर अंतेकिन जो था ये था मकदूनिया का एंटीगोनस। इसका असली नाम था एंटीगोनस, मकदूनिया का ये शासक था, और यहाँ पर अंतेकिन इसको कहा जाता था। फिर आता है मक। मक कौन था जिसको भारत में मक कहा जाता था, तो ये साइरीन का शासक था मैगास। मैगास को मक कहा जाता था भारत में। फिर आलिक के सुंदर, ये सीरीन का शासक था, आलिक के सुंदर। और ये जो शासक हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे अगर ये अशोक के पड़ोसी राज्यों से क्वेश्चन आते हैं। तो 13वें शिलालेख में इतने जो है राजाओं का उल्लेख किया गया है। आगे कुछ जो है रचनाएं हैं और उनके लेखक, तो कर्पूर बंजरी और प्रबंध कोश के लेखक हैं राजशेखर। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक हैं कालिदास। मुद्रा राक्षस के हैं विशाखदत्त। सौदरानंद बुद्ध चरित और सारीपुत्र प्रकरण इसके हैं अशोक घोष। इन तीनों में से एक लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अशोक घोष की 3 रचनाएं हैं, सौदरानंद, बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण। ये जो है घुमा फिरा के इनमें से पूछा जा सकता है। अकबर के समय के कुछ चित्रकार हैं और इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन। तो अकबर के समय के चित्रकार मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुस समद, उसके बाद है मुकुंद। ये अकबर के समय के हैं। और ये दसवंत बसावन बहुत पूछा था एग्जाम में, याद रखिएगा। अब्दुस समद भी, कि निम्न में से कौन सा अकबर के समय का नहीं है। तो अगर अकबर के समय का आपको पता रहेगा तो उसको हटा लेंगे आप। फिर है जहांगीर के समय के चित्रकार आगा रिजा, अबुल हसन। और ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा गया है कि नादिर उज जमा जो है किसको उपाधि दी गई थी, तो अबुल हसन की ये उपाधि थी जहांगीर के समय के चित्रकार की, नादिर उज जमा। और नादिर उल उसर किसको उपाधि मिली थी, तो उस्ताद मंसूर को। ये भी एक चित्रकार थे। तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जो है काफ़ी फेमस थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर फारूक बेग, गोवर्धन, दौलत, मनोहर, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, ये सभी जहांगीर के समय के चित्रकार थे। तो सबसे चरम पे भी आपको ये भी पता होगा कि जो चित्रकारिता थी मुगल काल में अपने चरम पर जहांगीर के टाइम पे थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुगल काल में चित्रकारिता प्रारंभ किसके समय से हुई थी, तो प्रारंभ हुई थी हुमायूं के टाइम से।
जब हुमायूं जो उसका जो निष्कासन वाला काल चल रहा था, शेरशाह सूरी ने जब उसको हराया था, तो उसी टाइम पे जो है चित्रकारिता जो है मुगल शासन में प्रवेश करी थी। उसके बाद जहांगीर के समय में अपने चरम पर पहुंच गई। नेक्स्ट है नदी और आधुनिक नाम उसका, तो कुभा का आधुनिक नाम है काबुल, परुष्णी जो है रावी को कहा जाता था, वितस्ता झेलम का नाम है, सदा नीरक गंडक का नाम है, सतुद्री सतलज को कहते थे, अस्किनी चिनाब को कहते थे। अब ये जो अस्किनी है, वितस्ता है, परुष्णी है, इनमें कन्फ्यूजन होता है तो एकदम क्लियर कर लीजिए, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब। नेक्स्ट है तेलुगु अनुवाद के लिए प्रसिद्ध जो कवि थे वो कौन कौन से थे, तो कवि नन्यन एक प्रसिद्ध कवि थे। महाभारत का इन्होंने तेलुगु में अनुवाद किया था, और महाभारत का जो अंतिम भाग है उसका तेलुगु में अनुवाद कवि तिक्कन ने किया था। तो ये दोनों लेखक आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि नन्यन और तिक्कन जो है ये तेलुगु भाषा के लेखक थे। अब यही दोनों नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो नन्यन थे, इन्होंने तेलुगु व्याकरण, जिसका नाम है आंध्र शब्द चिंतावड़ी, इसकी रचना की थी। तो तेलुगु व्याकरण के रचनाकार नन्यन थे। इसके अलावा इन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था, और इसी महाभारत का अंतिम जो पार्ट है वो किसने लिखा था, कवि तिक्कन ने। तो नन्यन और तिक्कन दो नाम हो गए तेलुगु लेखक के। फिर तमिल में 3 लेखक प्रमुख थे, कंबन, कुट्टन और कवि पुंगलेदी। इनको तमिल त्रिरत्न कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन तमिल त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो कंबन शामिल है, कुट्टन और पुंगलेदी। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। कुट्टन या औकुट्टन इनका नाम है, इन्होंने रामायण के उत्तरकांड का तमिल में अनुवाद किया था। इसके अलावा एक है पुंगलेदी। ये हो गए त्रिरत्न। इसके अलावा कुछ अन्य तमिल कवि हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले मैचिंग में। तो इनकी रचना है पहले तो तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम के लेखक कौन है, तोल्काप्पियार। ये लेखकों के नाम है, याद रखिएगा। तोल्काप्पियार के लेखक जो लेखक हैं इनकी रचना है तोल्काप्पियम। इलांगो आदिगल की रचना है शिल्पादिकारकम। शीतलय सत्यनार की रचना है मणिमेखलय। ये आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन्हीं 3 में से। तो तोल्काप्पियार का तोल्काप्पियम, इलांगो आदिगल का शिल्पादिकारकम और शीतलय सत्यनार की मणिमेखलय। तो ये तमिल और तेलुगु यहीं से क्लियर कर लीजिएगा, इतने में ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर संगम काल में पश्चिमी तट वाले पत्तन कौन से थे। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी है, कौन सा पूर्वी है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, सभी यहाँ पर लिख दिया गया है। पश्चिमी तट वाले पत्तन थे नौरा, तोंडी, मुसिरी और नेसिंडा। और फिर पूर्वी तट वाले पत्तन थे कोरकै, पुहार, मोटुपल्ली, अरिकामेडो और ताम्रलिप्ति। और ये अरिकामेडो, ताम्रलिप्ति, कोरकै, पुहार ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तोंडी याद रखिएगा पश्चिम में था। ये सब जो है ये पश्चिम वाले हैं ऊपर वाले, और इधर वाले जो हैं पूरब के हैं। कोरकै, पुहार, मोटुपल्लू, अरिकामेडी, ताम्रलिप्ति पूर्वी पत्तन थे ये बंदरगाह। पुंड्रवर्धन भुक्ति क्या है, तो ये एक क्षेत्र हुआ करता था उत्तरी बंगाल में जहाँ पे पुंड्रवर्धन अनार्य जाति जिसको कहा जाता था वो रहती थी। तो ये पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। गुप्त काल में प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों को भुक्तियों में बांटा गया था, भुक्ति के रूप में राज्यों को बांटा गया था। नेक्स्ट है अकबर के इबादत खाने में जो जैन आचार्य आए थे वो कौन थे, तो हरिविजय सूरी, जिनको उपाधि मिली थी जगत गुरु। ये चीज़ ज़्यादा स्टेटमेंट में पूछा जाता है और अक्सर स्टेटमेंट में इसका उल्टा कर दिया जाता है। हरिविजय सूरी का जो उपाधि थी वो थी जगत गुरु, और जिन चंद सूरी की जो उपाधि थी वो थी युग प्रधान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर के टाइम के कि हरिविजय सूरी जगत गुरु कहे जाते थे, जिन चंद्र सूरी युग प्रधान कहे जाते थे। नेक्स्ट है इबादत खाने की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1575 में, और इसको सभी धर्मों के लिए खोला गया था 1578 में। मजहर की घोषणा इसने की थी अकबर ने 1579 में। और ये जो इबादत खाने की स्थापना करी गई थी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करी गई थी, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को इनवाइट किया गया था और आपस में वो डिस्कशन जो होता था, और उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको लेकर अकबर ने दूसरा धर्म मतलब जो एक चलाया था। नेक्स्ट बात करेंगे बगदाद के अंतिम खलीफा जिनका नाम था अल मस्तकी, इसका सर्वप्रथम अंकित हुआ इनका नाम कहाँ पर, बगदाद के अंतिम खलीफा का जो सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के द्वारा, और किसी ने उसके बाद जो है नहीं करवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में। इसके समय में मराठा सत्ता राजा राम की पत्नी ताराबाई के हाथ में थी, जो कि शिवाजी सेकंड की संरक्षिका थी। ये एक स्टेटमेंट टाइप का है, इसको ये याद कर लीजिए कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उस टाइम पे मराठा सत्ता किसके हाथ में थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजा राम की पत्नी ताराबाई के हाथ में थी, और ताराबाई जो थी वो शिवाजी सेकंड की माँ थी, क्योंकि ये वयस्क नहीं हुए थे, इसलिए जो है सारी सत्ता ताराबाई के हाथ में थी। नेक्स्ट बात करेंगे राजा राम प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया था। इसके अलावा ये स्टेटमेंट ऐसे ही याद कर लीजिए कि राजा राम प्रथम जो चोल वंश के शासक थे, इन्होंने श्रीलंका का उत्तरी भाग जीता था,
और उसके बाद राजेंद्र चोल प्रथम ने पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया और कुलोतुंग फर्स्ट जो थे इन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार वीर पेरुमाल से कर दिया था। तो इन दोनों लोगों ने तो श्रीलंका को हराया था और कुलोतुंग ने वहां से संबंध बना लिए थे। राजराज प्रथम ने उत्तरी भाग को जीता था श्रीलंका को के, और राजेंद्र चोल ने, जो राजेंद्र चोल प्रथम था, उसने पूरे श्रीलंका को जीता था। नेक्स्ट है यहाँ पर 2013 वाला पेपर, चीनी लेखकों ने भारत को क्या बोला है, तो यिंतु या फिर यान्तु कहा है। 12 प्रमुख अलवार संत कौन कौन थे, उसमें कौन कौन शामिल थे, तो पोयमय, पूडम, तिरुमंगई, अंडाल। अंडाल जो है महिला संत थी, इसके अलावा थिरुप्पन, थिरुमंगई, कुलशेखर, ये जो है अलवार संत थे। अलवार जो थे वो वैष्णव भक्त माने जाते थे और नयनार जो है शैव धर्म को मानने वालों को कहा जाता था। अलवार वैष्णव भक्त और नयनार शैव भक्त। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन अलवार संत नहीं थे, तो तिरुज्ञान जो है, तिरुज्ञान नयनार संत थे, यानी कि शैव धर्म को मानते थे तिरुज्ञान, यही सबसे फेमस थे नयनार वाले में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि नयनार में आते हैं तिरुज्ञान, और ये सभी जो है ये नाम याद रखिए, खास करके ये शुरुआत वाले पोयमई, पूडम, तिरुमंगई, अंडाल। अंडाल महिला संत थी, इसको भी अलग से स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे सुबुद्ध। सुबुद्ध को अंतिम रूप से दीक्षा दी थी जब मतलब लास्ट टाइम में अपने गौतम बुद्ध ने इनको दीक्षित किया था। जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी जो देहावसान इनका हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि निम्न में से पूछा जा सकता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन। तो हीनयान, महायान, वज्रयान, थेरवाद, नवयान, ये सब बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। वज्रयान, थेरवाद, नवयान, ये सब बौद्ध धर्म में ही आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या हुआ करता था, तो राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। इसके अलावा जब वैदिक काल चल रहा था उस टाइम पे सीता जो हल से बढ़ने वाली नालियाँ होती थी उसको सीता कहा जाता था। मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। भाग जो है इसको उपज के हिस्से को भाग कहा जाता था। आयात कर को प्रवेश से कहा जाता था। निर्यात कर को निष्क्राम में कहा जाता था। आपातकालीन कर को प्रलय कहा जाता था, ये पूछा गया पहले। नगद कर को हिरण्य कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंचाई कर को सेतुबंध कहा जाता था। निःशुल्क बेगार को वृष्टि कहा जाता था। भूस्वामी क्षेत्र को कहा जाता था। उसके बाद काश्तकार जो है उसको उपवास कहा जाता था। काश्तकार जो है उसको उपवास कहते थे, यानी किसान। फिर शिल्पियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था मौर्य काल में। व्यापारियों के संगठन को निगम कहा जाता था। व्यापारिक कारवां का जो प्रमुख होता था उसको सार्थवा कहा जाता था। ये इतने शब्द हैं जो मौर्य काल से हमेशा पूछे जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के समय में कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थी। जो खैराती अस्पताल होता था उसको दारुल शिफा कहा गया था, और एक दीवाने खैरात की स्थापना की गई थी जो कि दान विभाग होता था। फिर दीवाने दफ्तर रोजगार विभाग हुआ करता था। दीवाने बंदगान दास विभाग हुआ करता था। दीवाने इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग हुआ करता था। ये सब मैचिंग में आ सकता है एग्जाम में। और इसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा दास थे, इसलिए दास विभाग बन गया था यहाँ पर, जिसको कहा गया था दीवाने बंदगान। चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का किसने जारी किया था, तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। ये इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो है इल्बरी तुर्क था। शुद्ध अरबी के सिक्के इसने चलाए थे, टंका और जीतल जो ये चलाए थे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके अलावा ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बाद आता है। तो अगर क्रम पूछा जाए तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश। और वैसे तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक लग जाए तब इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र या फिर जिसको सूर्य मंत्र कहा जाता है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में। नेक्स्ट है यहाँ पर शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा जो है ये क्या प्रदर्शित करती है, तो शिव की जो ध्यान मग्न मुद्रा है वो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा जो है इनकी प्रदर्शित करती है। दक्षिणा मूर्ति जो अगर प्रतिमा होगी तो मतलब वो ध्यान मुद्रा वाली जो प्रतिमा है। नेक्स्ट बात करेंगे, अकबर के समय रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रज्यनामा क्या है, तो रज्यनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो कि फैजी और बदायूनी ने किया था। लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। तो ये याद रखिएगा कि रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने, और रज्यनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम है रज्यनामा, और इसका अनुवाद किया था फैजी और बदायूनी ने। लीलावती का फैजी ने। नेक्स्ट है जहांगीर के समय विद्रोही कौन हुआ था, तो शहजादा खुसरो ने विद्रोह किया था इस टाइम में, जो जहांगीर के समय में। इसके अलावा खुर्रम ने भी इस टाइम पे विद्रोह किया था, जो शाहजहां था। इसके अलावा महाबत खान ने भी विद्रोह किया था इस टाइम पे।
इसके अलावा नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल था? नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी और इसने एक गुट बनाया था जिसमें इसके पिता एतमादुद्दौला शामिल थे, जिनका नाम था, असली नाम था गियास बेग। इसके अलावा इनकी माँ असमत बेगम इसी में थी, आसफ खान इनका भाई इसी में था और खुर्रम शाहजहां इसी में था। नूरजहां गुट में इतने लोग थे। और अगर पूछा जाए खुसरो इनके ग्रुप में था कि या नहीं, ये इस तरह से अलग से क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो खुसरो जो है नूरजहां गुट में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है यहाँ पर 2014 वाला पेपर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिना बेगार सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो ये करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। और इससे रिलेटेड कई सारे राजा हैं जिनके बारे में पढ़ना है। सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख में जो रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, उसमें इसका जिक्र किया गया है। और ये सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहाँ का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने जो है इसका निर्माण कराया था। फिर पुनर्निर्माण इसका हुआ था अशोक के टाइम पे, वहाँ पे जब राज्यपाल था तुषार। अब ये जो राज्यपाल है इनको भी मैचिंग में पूछा जा चुका है कि किसके टाइम पे कौन था। तो पुष्यगुप्त वैश्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तुषार अशोक के टाइम पे, सुविशाख रुद्रदामन प्रथम के टाइम पे। और पूछा जा सकता है इनमें से किसका संबंध सुदर्शन झील से है? तो इन तीनों राजाओं का संबंध सुदर्शन झील से है। नेक्स्ट बात करेंगे, दस्तारबंदान जो हैं वो कौन हुआ करते थे? तो उलेमा हुआ करते थे, या फिर पगड़ी धारण करने वाले उनको कहा जाता था दस्तारबंदान। नेक्स्ट जो है, औरंगजेब ने अपनी बहन, जिसका शाहजहां की मतलब बड़ी बेटी औरंगजेब की बहन होगी वो, जहां आरा को क्या उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी अपनी बहन को। तो इस तरह से बहन की जगह पे बेटी इस तरह से लिखा आता है और स्टेटमेंट में। तो ये साहिबात उज जमानी जहां आरा उसकी बहन जो थी औरंगजेब की, उसको उपाधि मिली थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच में जो सीमा थी वो कौन सी नदी थी? तो सिंधु नदी थी। और सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे, लेकिन लगभग सभी जो है असफल कर दिए थे उसने। नेक्स्ट है, महबूब इलाही किसको कहा गया है? तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब इलाही कहा गया है, या फिर हजरत निजामुद्दीन भी इनको कहा जाता है। बाबा फरीद के शिष्य थे। चिराग दिल्ली किसको कहा गया है? तो नासिरुद्दीन महमूद को, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये सूफी संत और भक्ति वाले ऐसे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको देख लीजिएगा। अभी कल परसों में जो रिसेंट वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें ही दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो है अजमेर में इनकी दरगाह है और ये चिश्ती परंपरा की शुरुआत भारत में इन्होंने ही की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इन्होंने जो अपना स्थान बनाया था, मतलब केंद्र जो बनाया था, वो अजमेर को बनाया था। इनके गुरु थे ख्वाजा उस्मान हारूनी, जो कि ईरान के थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी। और ये चीज़ याद रखेगा, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि भारत में जो है चिश्ती परंपरा शुरुआत किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। 7 वर्ष तक इन्होंने लिखा था। 3 भाग में है अकबरनामा। पहला भाग जो है अकबर के पहले के शासक हैं इसमें दिए गए, और दूसरा जो भाग है उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं। तीसरे भाग में जो आईने अकबरी है उसका उल्लेख किया गया है, जिसमें नियम कानून बताए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी किसका पार्ट है? तो अकबरनामा का तीसरा पार्ट है ये, जिसमें मुगल काल के टाइम पे जो नियम कानून थे उसके बारे में लिखा गया है। अबुल फजल इसके लेखक हैं। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन जो है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की तिथि है, और मथुरा से सारनाथ लाई गई ये मूर्ति थी। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत की शुरुआत भी तभी से मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से, जब कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। शक संवत को ही राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है। कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। ये किसी एग्जाम में UPSSC या किसी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे 2015 का जो पेपर निरस्त हो गया था वो वाला। अब इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। 1775 से 800 ईस्वी के टाइम पे जो है इन्होंने विक्रमशिला की स्थापना की थी। पाल वंश के शासक थे। बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय था। कहाँ पे स्थापना की थी? भागलपुर में, बिहार में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? तो विम कटफिशिस ने चलाए थे। कुषाण वंश का ये संस्थापक था। कुषाण वंश के टाइम पे जो है विम कटफिशिस ने चलाए थे, और कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिशिस। लेकिन जो सोने के सिक्के भारत में चलाए थे वो विम कटफिशिस ने चलाए थे। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए सोने के सिक्के किसने चलाए, तो यूनानी शासकों ने चलाए थे, लेकिन भारत में नहीं लेके आए थे वो। कुषाण वंश जो था इसने जो है भारत में शुरुआत की थी, विम कटफिशिस ने। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में गुप्त जो टाइम पीरियड था उसमें चलाए गए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में। और ये जो सोने के सिक्के हुआ करते थे कुषाण वंश में, इसमें एक तरफ यूनानी, दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि थी। नेक्स्ट है, अशोक के नाम का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये 4 जो अभिलेख हैं, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगुलन वाले अभिलेख में मिलता है। ये याद रखिएगा, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगुलन।
संत शंकर देव का संबंध किससे है? तो ये भक्ति काल में ही अभी हमने जो सूफी और भक्ति वाला पढ़ा था उसी में बताया था कि असम के ये थे संत, और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने मूर्ति पूजा नहीं करने की बात इन्होंने करी थी, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। इनको जो है शंकर देव को असम के चैतन्य भी कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। उन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, मतलब मूर्ति पूजा को रोका नहीं था चैतन्य महाप्रभु ने, इन्होंने लेकिन रोका था। नेक्स्ट यहाँ पर चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन था, और ये चंगेज खान इल्तुतमिश के समय में भारत की सीमा पर आया था, लेकिन आक्रमण नहीं किया था इसने। तो चंगेज खान का मूल नाम तेमुजिन। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज के लिए हुआ था, 200 साल तक ये चला था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इसमें शासक शामिल थे। पाल जो है बंगाल एरिया से संबंधित थे, और प्रतिहार गुजरात क्षेत्र से, और राष्ट्रकूट दक्कन क्षेत्र से। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको कहा जाता है। इसके अलावा श्रीगुप्त जो है, जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और इसी के टाइम पे जब इसका राजरोहण हुआ था 319 ईसा पूर्व में, उसी को गुप्त संवत माना जाता है। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 319 ईस्वी में। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, और गुप्त शासक के जो प्रमुख और शासक थे, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, रामगुप्त, ये सभी थे। बस याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और जो मूल रूप से स्थापना जिसने की थी, अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में रहेगा तो श्रीगुप्त सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक होते हैं जो राजा सबसे ज़्यादा फेमस करवाते हैं किसी वंश को, तो इसीलिए उनको वास्तविक संस्थापक कह दिया जाता है। एक जो पूरा राजा वाली उपाधि नहीं धारण करते, महाराजा धीराज इस तरह से होते हैं, तो वो श्रीगुप्त थे जिन्होंने शुरू किया था एकदम। ये सब गुप्त वाले एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा अच्छे से कवर किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? देवराज और देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। ये भी अगर स्टेटमेंट आ जाए तो इस तरह से याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में अगर गुप्त साम्राज्य आप पढ़ेंगे पूरा अच्छे से दिया गया है उसमें। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां सकारी, परम भागवत, विक्रमांक, ये सभी थी। और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। वो कौन कौन थे? तो कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बराहमीर और वररुचि। तो ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन नवरत्नों में शामिल नहीं थे चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो ये सभी थे, और ये याद रखिएगा, पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट बात करेंगे 2015 वाला पेपर, शासक और उनकी उपाधियां। अशोक को जो है प्रियदर्शनी कहा गया था। समुद्रगुप्त को परक्रमांक, बाघप्रमांक, अप्रतिरथ, पृथ्व्या, प्रथम वीर, ये सब समुद्रगुप्त की उपाधियां थी। इनकी उपाधियां बहुत पूछी जाती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त की क्रमादित्य। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी? क्रमादित्य। आगे है सिकंदर के साथ भारत आने वाले कौन कौन से थे? जो प्रमुख व्यक्ति आए थे भारत 326 ईसा पूर्व में, तो निर्याकस, आनोसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ये सभी आए थे सिकंदर के साथ। इसके अलावा डायमेकस जो एक दूत था, वो सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का दूत था। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का दूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। और डायनोसिस भी बिंदुसार के ही दरबार में आया था, लेकिन ये डायनोसिस कहाँ से आया था? तो ये मिस्र से आया था। ये टालमी द्वितीय का दूत था। टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस जिनका राजा का नाम है, ये मिस्र का शासक था। उन्हीं का ये दूत था डायनोसिस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायमेकस कहाँ से आया था? तो डायमेकस सीरिया से आया था। एंटियोकस प्रथम का दूत था ये। नेक्स्ट है यहाँ पर पुस्तक और उसके लेखक। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग के लेखक कौन है? तो हुई द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी इसके लेखक हैं। हिस्टोरियल जो है पाम्पेइस, ट्रोगस, फिलिपिकल इसके लेखक हैं। द हिस्ट्री जो है हेरोडोटस इसके लेखक हैं। जियोग्राफी के टालमी लेखक हैं। ये सब लेखक वगैरह इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने जो है हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। ये स्टेटमेंट था। हिरण्यगर्भ यज्ञ राष्ट्रकूट शासकों में किसने करवाया था? तो ये दंती दुर्ग ने करवाया था। इसके अलावा कदम वंश का संस्थापक कौन था? तो मयूर शर्मन था। राजधानी थी इसकी वनवासी। इस तरह से जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से अगर कोई चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है तो सभी चीज़ें इसमें लिखी हैं। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसमें हराया था। खानवा का युद्ध 1527, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी की युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घाघरा के युद्ध में 1529 में बाबर ने महमूद लोदी जो कि अफगानी था उसको हराया था। और ये सब जो है क्रम पूछा जा सकता है, कौन सा पहले वो कौन सा बाद, किसमें किसको हराया था मैचिंग में। और ये 1529 वाला जो घाघरा का युद्ध था ये स्थल और जल दोनों पर लड़ा गया था। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी, जो कि 1608 में आया था। किस जहाज से आया था विलियम हॉकिंस? तो हेक्टर नामक जहाज से आया था। जेम्स प्रथम का ये राजदूत था और ये अकबर के नाम का पत्र लेके आया था, लेकिन उपस्थित हुआ था जहांगीर के दरबार में, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और 1608 में पहुंचा।
नेक्स्ट बात करेंगे सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं। सप्तांग सिद्धांत के अंग ये जो है अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, उसमें सप्तांग सिद्धांत बनाए गए हैं। एक राज्य में 7 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसमें 7वां अंग क्या बताया इन्होंने, तो मित्र बताया है 7वां अंग। सभी देख लेते हैं अभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, कितने भाग हैं, तो 15 भाग हैं। और प्रकरण कितने हैं, 150। किस शैली में लिखा गया है अर्थशास्त्र, तो अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। इस तरह से भाग वाले क्वेश्चन जो 15 भाग है ये पूछा जा चुका है पहले। सप्तांग सिद्धांत में 7 तत्व राजा के बताए गए हैं। राज्य के मतलब 7 तत्व बताए गए हैं। पहला है स्वामी यानी राजा, ये राज्य का सिर होता है। एक विराट पुरुष की इसमें कल्पना की गई है, उसी पुरुष के अंगों के आधार पर ये राज्य की कल्पना है। यहाँ पर स्वामी जो है वो राज्य का सिर है यानी राजा। अमात्य यानी अधिकारी राज्य की आँख होते हैं। जनपद यानी राज्य क्षेत्र जो है वो राज्य की जंघाएं हैं। दुर्ग यानी किला जो है वो राज्य की बाहें हैं। कोष यानी धन राज्य का मुख है। दंड यानी सेना राज्य का मस्तिष्क, और मित्र यानी राज्य, मित्र जो है पड़ोसी राज्य वगैरह होते हैं, ये राज्य के कान हैं। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें हैं, 7 अंग हैं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण जो मूल्यवान संपत्ति हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, तो गाय। और ऋग्वेद में गो शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो 174 बार, 174 बार जो है गाय शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का किला लाल किला किसने बनवाया था, तो अकबर ने। लाहौर का किला किसने बनाया था, अकबर ने। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था, अकबर ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। पोलीगर ये क्या हुआ करते थे, पोलीगर 16वीं और से 18वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के शासकों द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक अधिकारी हुआ करते थे। तो दक्षिण भारत से संबंध है पोलीगरों का, ये एक अधिकारी हुआ करते थे। और पोलीगरों का विद्रोह कब हुआ था भारत में, तो 1799 से 1805 के बीच में। अगला है यहाँ पर सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित का संबंध किससे है, तो पुराणों से है। यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है निम्न में से किसका पुराणों से संबंध है, तो ये सभी यही आएंगे। यही जो 5 चीज़ दी हैं ये पुराणों से संबंधित है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग जो है जगत की सृष्टि से संबंधित है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। वंश जो है ऋषि देवताओं की वंशावली है। मनवंतर महायुग है। वंशानुचरित राजकुलों का इतिहास। तो पुराण है, ये सभी पुराण में ही से संबंधित है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। 2016 का पेपर कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था और ये जो है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये युद्ध हुआ था और उसके बाद जो है हृदय परिवर्तन हुआ था अशोक का। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल हमें कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जो है दमदमा एक मध्यपुरा का पाषाणिक स्थल है, वहीं से हमें 3 कंकाल मिले हैं। महदाह कहाँ है, तो महदाह प्रतापगढ़ में है। यहाँ से स्त्री पुरुष के शव एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। इसके अलावा गर्त चूल्हे वगैरह यहीं से मिले हैं। सरायनहार जो है ये भी प्रतापगढ़ में है। यहाँ से युद्ध और हत्या का प्रमाण मिला है कि युद्ध हुआ और उसके बाद हत्या की गई किसी की, और अधजली पशु हड्डियाँ झोपड़ी वगैरह यहाँ से मिली है। ये तीनों स्थल अगर पूछा जाए कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। दमदमा, महदाह, सरायनहार। अगला है पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी है, तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि है। प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख किया गया है। विक्रमशिला बिहार जो है ये बिहार और विश्वविद्यालय दोनों था यहाँ पर, तो धर्मपाल ने इसका जो है निर्माण कराया था। कृष्णदेव राय तुलु वंश के तीसरे राजा थे 1509 से 1529 के बीच में। इन्होंने नागलपुर नगर की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा हजारा और बिट्ठल मंदिर बनवाए थे। एक ही चीज़ इसमें पूछा गया होगा, लेकिन मैंने जो इनकी इंपॉर्टेंट बात है सब लिखी है यहाँ पर। नागलपुर नगर की स्थापना कराया था, हजारा और बिट्ठल के मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। बाबर ने भी इनका जिक्र किया है बाबरनामा में, अपनी जो बाबरनामा इसकी आत्मकथा है उसमें जिक्र किया गया है कृष्णदेव राय का। तुलु वंश के शासक थे, जो कि विजयनगर का एक वंश था, जो संगम, सालू, तुलु और अरिविडु 4 वंश थे विजयनगर में, उसमें तीसरा वाला वंश था ये। नेक्स्ट है ये पे सभी दिए गए हैं। ये विजयनगर के संगम, सालू, तुलु, अरिविडु। और संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। सालू वंश के सालू नरसिंह और तुलु वंश के वीर नरसिंह और अरिविडु के तुरुमल। ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे हुए संस्थापक के नाम। नेक्स्ट है जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पे थी और शुरुआत किसने की थी, हुमायूं ने। गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है, इल्तुतमिश को कहा गया है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद जो है बाद में ये भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहा था। बाद में इसने जो है जब ये शासक बन गया था उस टाइम पे, उसके बाद जो है ये इसकी दास्ता से मुक्ति का एक पत्र इसको मिला था, तो बाद में ये मुक्त हुआ था दास्ता से। नेक्स्ट है कलावंत की इससे संगीत की शिक्षा ली किसने, तो अकबर ने ली थी। मतलब अकबर का जो संगीत शिक्षक था अगर पूछा जाए कौन था, तो लाला कलावंत। नेक्स्ट है मुगल काल में
लखनऊ मदरसा जो था वो किससे संबंधित था, तो न्याय शास्त्र शिक्षा से। सियालकोट मदरसा व्याकरण शिक्षा से संबंधित था। धर्मशास्त्र विशेषज्ञ को आमिल तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल कहा जाता था। तो पूछा जा सकता है आमिल कौन थे, तो धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ, मुगल काल की बात यहाँ पर की जा रही है, और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल कहा जाता था। आगे है यहाँ पर बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। इसके बाद जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बिंद्र क्षेत्र के सर्वाधिक कंकाल जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लेखैया शिलाश्रय जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेखैया से बिंद्र क्षेत्र के सबसे ज़्यादा कंकाल मिले हैं। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसको कहा गया है, तो हेमू को कहा गया है। हेमू जिसको अकबर ने हराया था, और इसी ने जो है विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला, इसको अंतिम शासक, हिंदू शासक माना जाता है, हेमू को। नेक्स्ट है ये जो पानीपत वाला युद्ध हुआ था उसी में हराया था। द्वितीय युद्ध जो 1556 में हुआ था उसमें अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट है 2017 का पेपर। ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, किंतु भारत को लाभ नहीं मिलता था। इसमें अनुकूल था इन द सेंस कि मतलब हमारा निर्यात ज़्यादा होता था, आयात कम होता था, फिर भी हमको फ़ायदा नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा सामान जो है सस्ते में चला जाता था, वहाँ के सामान हम महंगे में खरीदते थे, निर्यात ज़्यादा होता था, इसीलिए इसको अनुकूल कहा जाता है। अभी वर्तमान में भी अगर निर्यात बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा होगा, आयात कम होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, मतलब उसका फल नहीं मिलता था हमें। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में जो अघन्या शब्द है गाय के लिए प्रयोग हुआ, सीता हल से बनी नालियों के लिए। मौर्य काल में इसी को भूमि कहा गया है, भूमि कर से संबंधित है। करीस गोबर की खाद हुआ करती थी वैदिक काल में। तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। अनस जो है बैलगाड़ी को कहा जाता था। लांगल या फिर सीर हल को कहा जाता था। अयस जो है तांबे या कांसे को कहा जाता था। लोहे के लिए ये प्रयोग नहीं हुआ है अयस वैदिक काल में। अयस जो है तांबे और कांसे के लिए प्रयोग हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन आया था, कुछ लोहा इसलिए अलग से लिखा गया है इसको। नेक्स्ट है कन्हेरी गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान परिसर है उसी में है कन्हेरी गुफा। 109 गुफाएं हैं यहाँ पे, तो गुफाओं की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ गुफा नंबर जो 41 है वहाँ पर 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन है। अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि 11 सिर वाले बोधिसत्व कहाँ पे मिले हैं, मतलब कहाँ पे मिला है, तो ये कन्हेरी गुफा में। इसके अलावा अजंता गुफाएं कहाँ पर हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 29 गुफाएं अजंता गुफा, ये भी महाराष्ट्र में ही है। इसके अलावा इसमें अजंता की गुफाओं में 29 में से जो गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17 यही इतनी शेष हैं, बाकी जो है मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इसमें जो गुफा नंबर 17 है यहाँ पर मरणासन राजकुमारी का प्रशंसनीय चित्र है। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र हमें अजंता गुफाओं में किस नंबर की गुफा में मिला है, तो गुफा नंबर 17 में। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में 34 गुफाएं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। तो हिंदू और बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित गुफाएं में एलोरा में मिलती है। ये भी महाराष्ट्र में ही आएगा। 1 से 12 बौद्ध, पहले बौद्ध, उसके बाद फिर हिंदू गुफाएं, फिर जो है जैन गुफाएं। फिर एलिफेंटा गुफाएं जो है किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदुओं में शैव धर्म जो है, हिंदू का जो शैव वाला है उससे, और बौद्ध धर्म से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं। इसमें जैन की बात नहीं आएगी एलिफेंटा वाले में। नेक्स्ट है पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। ये स्टेटमेंट है। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली जो है वहाँ पर प्रारंभिक चैत्यगृह और जो विहार है उनको चट्टानों को काटकर बनाया गया है। पूर्वी दक्कन में भी चैत्य विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो ये चट्टानों को काट कर चैत्य विहार दक्षिण भारत में बनाए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत में राजस्व वसूली जो है किस आधार पर होती थी, तो हल की संख्या के आधार पर। जिसके पास जितनी हल होंगे उसी टाइप के जो है राजस्व लिया जाएगा। उत्तर भारत में जो प्रणाली हुआ करती थी वो जब्ती राजस्व प्रणाली हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करेंगे, अकबर के टाइम की बात की जा रही है। विदेशी यात्रा और उसके जो यात्री, यहाँ पे विदेशी यात्री और जो शासक किसके टाइम पे वो आए, तो उससे संबंधित है। तो फादर एंथोनी मॉन्सेरेटी अकबर के समय में आए थे। फ्रांसिस्को पल्सर्ट जहांगीर के टाइम पे आए थे। निकोलो मनुक्की शाहजहाँ के टाइम पे आए थे। फ्रंकोइस वर्नियर जो हैं औरंगजेब के टाइम पे आए थे। जितने भी विदेशी यात्री मैंने अलग से कराया हुआ है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, कोई भी विदेशी यात्री उसमें नहीं बचेंगे। अगर आप यूपीपीसीएस वाले ग्रुप में हैं तो एक बार विदेशी वाला रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है विदेशी यात्री से। वो एंशिएंट से लेकर अभी तक का पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं सब हैं उसमें। नेक्स्ट है गांधार कला जो है किससे संबंधित है, तो कुषाण वंश से संबंधित है। गांधार कला का जो है जो उत्तर पश्चिमी एरिया था भारत का, वहाँ से इसका संबंध है। और कुषाण के टाइम पे 2 प्रमुख कलाएं थी, गांधार कला और मथुरा कला। नेक्स्ट है
जूनागढ़ अभिलेख रुद्रामन प्रथम का है। मिलिंद पन्हो लेख मिनांडर का है। मिलिंद पन्हो जो एक रचना है, पिछली बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2023 वाले पेपर में कि मिलिंद पन्हो जो है ये किसके बीच में संवाद है, तो मिनांडर और नागसेन के बीच में। तक्षशिला लेख पथिक का है। आगे बात करेंगे जौनपुर नगर की स्थापना किसने करवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर जो है नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खां, इसीलिए जौनपुर कहा गया है। पूर्व का सिराज इसको कहा जाता था क्योंकि शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना किसने करी थी, तो मलिक हुसैन सरवर ने, या मलिक हुसैन सरकी भी कहा जाता था इसी को। और जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह सरकी था। बहलोल लोदी के टाइम पे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया था, ये जो जौनपुर का हिस्सा है बहलोल लोदी के टाइम पे, ये याद रखिएगा, लोदी वंश के बहलोल लोदी के टाइम पे जौनपुर वापस से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया था। तीर्थंकर और उनके चिन्ह, जो आदिनाथ थे उनका चिन्ह है वृषभ, मल्लीनाथ का चिन्ह है जलकलश, पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर्प, शंभुनाथ का है अश्व, ऋषभ देव का है बैल। फिर ये 4 पूछे गए थे और ये बाकी वैसे लिखे हैं। अजितनाथ का है हाथी, पद्म प्रभु का है कमल, अरिष्टनेमी का शंख, नमीनाथ का नीलकमल, मल्लीनाथ का कलश और महावीर का सिंह। तो ये इतने जरूर याद कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि पूछे जाते हैं, इन्हीं में से 2-4 पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सब जैन तीर्थंकर हैं। बराबर पहाड़ियों में गुफाएं जो हैं, 4 गुफाएं जो अशोक ने दान की थी, अशोक लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्णचोपार गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। अशोक ने जो बौद्ध ऋषियों के लिए जो दान की थी, भिक्षुओं के लिए, तो ये 4 गुफाएं थी। 6ठी शताब्दी का मत्स्य महाजनपद जो है वर्तमान में कहाँ पे पड़ेगा, तो ये जो है राजस्थान में पड़ेगा। और मत्स्य की राजधानी क्या थी, तो वैराट थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसके अलावा भगवती सूत्र में, जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र द्वितीय को हराया था। और यहीं पे ये भी देख लीजिए, वारंगल के शासक को तो हराया ही था प्रतापरुद्र को, इसके अलावा और जो उसके अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि पूछे जाते हैं, तो उत्तर भारत में गुजरात पे विजय प्राप्त की थी 1297-98 के बीच में। कभी कभी इसका क्रम पूछा जाता है कि इसको अरेंज करिए, कहाँ पे विजय पहले, उसके बाद कहाँ पे बाद में। और कभी कभी इसके शासक पूछे जाते हैं कि यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक कौन था, और इस तरह से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो गुजरात का शासक था राजा रायकर्ण, 1297-98 में यहाँ पे विजय प्राप्त की थी। रणथंभौर जो है 1301 का अभियान था, हमीरदेव यहाँ के शासक थे। चित्तौड़ जो है 1303 का अभियान था, यहाँ पे राजा थे राणा रतन सिंह। और सीवान जो कि बाड़मेर कहा जाता है, और यहाँ पे 1308 में अभियान हुआ था, शीतल देव यहाँ के राजा थे। जालौर 1311 में यहाँ पे अभियान हुआ था, और कान्हड़ देव यहाँ के शासक थे। और दक्षिण भारत की बात करें तो देवगिरी में 1307-08 में यहाँ पे आक्रमण हुआ था। दक्षिण भारत में जितने भी आक्रमण हुए थे, वहाँ पे जो प्रमुख सेनापति होता था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, वो मलिक काफूर हुआ करता था। देवगिरी का जो शासक था उस टाइम पे, वो थे राजा रामचंद्र देव। और वारंगल 1309-10 में बीच यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे प्रतापरुद्र द्वितीय थे। द्वार समुद्र जो कि हलेबीड भी कहा जाता है, 1311 में यहाँ पे अभियान हुआ था। बल्लाल देव द्वितीय यहाँ के शासक थे। मदुरई के शासक थे वीर पांडे और सुंदर पांडे। तो इनमें से इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 की बात करें पेपर की, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, इस सब के लेखक कौन थे, तो केशव दास। रसिक प्रिया के भी, कवि प्रिया के भी, रामचंद्रिका के भी। प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान। भगत नामावली के ध्रुवदास। भक्तमाल के लेखक हैं नाभादास। इनमें से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो बागोर से मिलते हैं, राजस्थान से। ये बहुत फेमस स्थान है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले मध्यकालीन भारत में। फिर मध्य पाषाण काल में फिर लेखैया या फिर लेखनिया, ये कहाँ पर है, तो मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में। मानव के शारीरिक प्रारूप का विवरण यहाँ से प्राप्त हुआ लेखैया से। कहाँ पे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का ही है ये। औदे जो है ये तमिलनाडु का हिस्सा है। और ये जो है मानव जीवाश्म यहाँ से मिले। और बोरी स्थान कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। तो ये कुछ स्थान है जो इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता स्थल कौन कौन सा है प्रमुख, तो हुलास जो है ये सहारनपुर में, आलमगीरपुर मेरठ में, मंडी मुजफ्फरनगर में है, बड़गांव सहारनपुर में है, सनौली कहाँ है, बागपत में। तो ये सिंधु सभ्यता स्थल है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है वाजसनेयी संहिता जो है ये इसका संबंध किससे है, तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है ये वाजसनेयी संहिता। इसके प्रवर्तक थे याज्ञवल्क्य। और कृष्ण यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं, मैत्रायणी है, तैत्रीय है, कपिस्थल है, काठक संहिता है, ये सब जो संहिताएं ये शुक्ल यजुर्वेद की। यजुर्वेद 2 पार्ट में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल वाले में केवल वाजसनेयी संहिता है। नेक्स्ट बात करेंगे अयोध्या लेख जो है इसका संबंध किसे है, तो पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर 2 अश्वमेध यज्ञ के कराए थे। इसका साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलता है, तो ये साक्ष्य मिलता है हमें अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, इसका साक्ष्य हमें अयोध्या लेख से मिलता है। और ये अभिलेख जो है अयोध्या लेख वाला
इसमें उत्तराधिकारी धनदेव का अभिलेख है। ये पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी था धनदेव, उसका ये अभिलेख है, अयोध्या लेख। नेक्स्ट यहाँ पर एक और अभिलेख है, बेसनगर अभिलेख। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, ये विदिशा में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ये बेसनगर अभिलेख ये किससे संबंधित है? तो हेलियोडोरस से संबंधित है ये। और ये भागवत धर्म से संबंधित, अगर कुछ आ जाए कि भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख है, यही वाला है गरुड़ स्तंभ लेख, बेसनगर वाला। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख, किसका है? तो खारवेल का है, कलिंग शासक। ये छेदी वंश के शासक थे खारवेल, कलिंग के शासक थे, ये सबसे प्रसिद्ध यही थे कलिंग के शासकों में, और इनका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन सी हुआ करती थी? नाना देशी और मणिग्राम विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन से हुआ करते थे और कहाँ के राजा थे वो? दक्षिण भारत में जो कुछ नरेश हुआ करते थे जिनका पता जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें जिक्र किया गया है, समुद्रगुप्त के टाइम पे ये थे, तो ये पूछे जा चुके हैं। जितने हाईलाइट है उसको जरूर देख लीजिए। धनंजय जो हैं ये कहाँ के शासक थे, किस राज्य के? तो कुशतलपुर के। नीलराज औमुक्त के शासक थे। उग्रसेन पालक्का के शासक थे। विष्णु गोपा कांची के शासक थे। स्वामी दत्त कोटूरा के शासक थे। व्याघ्रराज महाकंतारा के। महेंद्र कोसल के राजा थे। महेंद्रगिरी पिस्तापुर के। और हस्तिवर्मन वेंगी के शासक थे। कुबेर देवराष्ट्र के। धनंजय कुशतलपुर के। तो ये जो धनंजय एक बार और जो है धनंजय कुशतलपुर के, तो ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है एक दो बार, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये जो लिखा रहता है बहुत बार एग्जाम में आपको इसी में से जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं इसी में से रिपीट में मिल जाएगा। जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इस वाले वीडियो में बताई जा रही हैं, वो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रियासत और शासक। देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव और इन्हीं का बेटा था शंकर देव, तो दोनों ही देवगिरी के शासक हो गए। वारंगल का था प्रताप रुद्र। होयसल जो है का शासक था वीर बल्लाल। मदुरा का वीर पांड्य। ये सब शासक क्यों हम देख रहे हैं? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था जिन जिन राजाओं को, उन्हीं का यहाँ पर मैचिंग में आया है। समझ लीजिए कि फिर से एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो एक ही जगह इसको पढ़ना पड़ेगा, अब कहीं पर भी मैचिंग में आ जाए। नेक्स्ट बात करेंगे सप्त पैगोडा। ये 630 से 668 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर या शोर मंदिर का निर्माण 700 से 728 ईस्वी के बीच में नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा हुआ था। यहाँ पे किसने निर्माण किया था? यही इंपॉर्टेंट है, सप्त पैगोडा नरसिंह वर्मन प्रथम, और महाबलीपुरम के मंदिर और शोर मंदिर जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय। फिर बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर ये राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। ये स्टेटमेंट है एक, भारत में क्यों तुर्की आक्रमण सफल हुए थे? तो भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी इसलिए। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मालदा पश्चिम बंगाल में। लाल दरवाजा और मस्जिद और अटाला मस्जिद जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा गौड़ पश्चिम बंगाल में है। 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। तो ये कुछ दरवाजे हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, इसमें से एक आध। नेक्स्ट बात करेंगे मध्यकाल में संगीत की अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ था। राग दर्पण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे बात करेंगे लज्जत ए सिकंदर शाही। ये जो है ये क्या चीज़ है? तो ये एक संगीत पर आधारित एक पुस्तक थी और जिसको लिखा था सिकंदर लोदी के टाइम का ये ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही। सिकंदर लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, इसी ने आगरा की स्थापना वगैरह करवाई थी। नेक्स्ट है चिश्ती सूफी संतों को जो संगीत सभाएं होती थी चिश्ती सूफी संतों की, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको समा कहते थे। जो उनकी संगीत सभाएं होती थी उनको समा कहा जाता था। मध्यकाल में चकला शब्द जो है किससे संबंधित है? सूबा और परगना के बीच की इकाई हुआ करती थी चकला, और शाहजहां के समय में आया था ये शब्द चकला। नेक्स्ट है खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो महामनगा ने, जो कि अकबर की धाय माँ थी महामनगा, उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। और ये 1561 में दिल्ली के पुराने किले के सामने कराया गया था इसका निर्माण खैरुल मंजिल का। चौथ क्या हुआ करता था? तो मराठा साम्राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कार्य चौथ कहलाता था। ये आय का 1/4 या 25% लिया जाता था। सरदेश मुखी भी मराठे ही लेते थे, ये 10% हुआ करता था, या फिर 1/10 ये भू राजस्व हुआ करता था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर मुगल के टाइम पे जो है, उत्तर मुगल में औरंगजेब के बाद जो मुगल है उनको उत्तर मुगल कहा जाता है। इनका जो है सबसे ज़्यादा जो चीज़ इनके बारे में पूछी जाती है इनका क्रम पता होगा तो बस, और ज़्यादा चीज़ इनसे नहीं पूछी जाती। या फिर निम्न में से किसको घृणित कार्य कहा गया, किसको लंपट मूर्ख कहा गया है, इस तरह से।
तो उत्तर मुगल में सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह, इनको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, और इनकी उपाधि जो इनको दी गई थी साहिब बेखबर इनको उपाधि दी गई थी। 1707 से 12 तक थे ये। जहांदार शाह 1712 से 13 तक, इनको लंपट मूर्ख कहा गया है। इसके अलावा फर्रुखसियर जो 13 से 19 तक थे। टाइम पीरियड से ज़्यादा इनका क्रम इंपॉर्टेंट है। तो फर्रुखसियर जो है इनको घृणित कायर कहा गया है। रफ़ी-उद-दरजात उसके बाद आते हैं, सबसे कम समय तक रहे थे, टीबी से जो है मर गए थे ये। फिर रफ़ी-उद-दौला जो है शाहजहाँ द्वितीय इनको कहा गया है, पेचिश से ये मर गए थे। फिर मोहम्मद शाह, इन्हीं को रंगीला कहा गया है, तो रंगीला उपाधि मोहम्मद शाह। इन्हीं के टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह जो है किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे 1739 में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर अहमद शाह जो है इसके बाद आए थे, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। फिर आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। फिर शाहजहाँ द्वितीय, ये 58 से 59 तक थे। फिर अली गौहर, अली गौहर का जो नाम है असली वो है शाह आलम द्वितीय। इनके टाइम पे तीसरा वाला पानीपत का युद्ध हुआ था जो कि 1761 में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। पूछा जा सकता है किस मुगल शासक के टाइम पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय या फिर अली गौहर के टाइम पे। और बक्सर का युद्ध भी शाह आलम द्वितीय के ही टाइम पे हुआ था 1764 में, वो जब आके अवध वगैरह में आ गए थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब के पास। नेक्स्ट बात करेंगे शाह आलम द्वितीय के बाद आएंगे अकबर द्वितीय, ये पेंशन पे चले गए थे, पेंशन इनको मिलती थी। नेक्स्ट यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा। फिर बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफ़र कहा गया है, जफ़र नाम से ये कविताएं करते थे, इनका उपनाम था जफ़र। अंतिम मुगल शासक थे यही। फिर 1857 में ये सब पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। नेक्स्ट 2019 का शेरशाह सूरी के सिक्के जो है, चांदी का रुपया इन्होंने चलाया था और तांबे का दाम चलाया था। शेरशाह सूरी ने सूरी वंश में चांदी का रुपया और तांबे का दाम। अकबर ने भी शेरशाह की तरह तांबी के दाम और चांदी का रुपया चलाया था इसी के रास्ते पे। और इसके अलावा अकबर ने सीताराम प्रकार के सिक्के चलाए थे, ज्यामितीय आकृति के सिक्के चलाए थे। इलाही सिक्का जिसको कहा गया था, ये वेताकार हुआ करता था, सोने का सिक्का इलाही सिक्का। और जो जलाली सिक्का हुआ करता था वो चौकोर होता था, चांदी का सिक्का। तो इस तरह से घुमा फिरा के डीप में अगर पूछा गया तो पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध भी इसी को कहा जाता है, 1540 में हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। पहले चौसा के युद्ध में हराया था 39 में, फिर बिलग्राम के 40 वाले युद्ध में हरा दिया था। सरनाल का एक युद्ध हुआ था 1572 में, इसमें अकबर के गुजरात आक्रमण के दौरान एक छोटा सा युद्ध हुआ था, उसी को सरनाल का युद्ध कहा जाता है, 1572 में हुआ था। धर्मत का युद्ध जो है ये अप्रैल 1558 में हुआ था, औरंगजेब ने इसमें दारा सिकोह को हराया था, अपने भाई को। इसके अलावा फिर एक जजाऊ का युद्ध हुआ था। औरंगजेब के टाइम पे कई सारे युद्ध हुए थे, वो युद्ध सभी देख लीजिएगा जो भाइयों के बीच में हुए थे। जजाऊ का युद्ध जो है जून 1707 में हुआ था, मोहम्मद शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह को इसमें हराया था, बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तर मुगल का पहला शासक था बहादुर शाह प्रथम, उसने किसको हराया था जजाऊ के युद्ध में, तो मोहम्मद आजम शाह को हराया था। ये याद रखिएगा, 1707 का युद्ध है जजाऊ का। इसमें ये जजाऊ धर्मत इस तरह के जो युद्ध होते हैं ये बस अरेंजमेंट में आते हैं, यूपीपीसीएस में अरेंज करिए इनको। नेक्स्ट बात करेंगे हठ योग क्या है, तो नाथ पंथियों और सूफी संतों ने अपनाया था हठ योग को। इसके प्रमुख आचार्य थे मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, हठ योग के प्रमुख आचार्य। यही पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है एकता का सुव्यवस्थित रूप जो है किसके समय में आया था, तो इल्तुतमिश के समय में आया था। फिर है यहाँ पर एकता में जो है सैनिकों व असैनिकों अधिकारियों को दिया जाने वाला एक क्षेत्र हुआ करता था एकता। इक्तेदार जो होता था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, मतलब एकता वाली भूमि जो मिलती थी वो उस भूमि का स्वामी नहीं होता था, लेकिन प्रशासन और सैनिक खर्चों के बाद बचा हुआ फवाजिल राजकोष में जमा करना पड़ता था उसको जो है जो भी पैसा मिलता था उस एरिया में जो पैसा मिले उसका प्रयोग वो प्रशासन और सैनिक खर्चों में कर सकता था, लेकिन जो बच जाए उसको राजकोष में जमा करना पड़ता था। इल्तुतमिश के टाइम पर ये एकता प्रथा चलती थी। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक। तबकात नासिरी के लेखक है मिन्हाजुस सिराज। तारीख़ फिरोज़शाही के शम से सिराज अफ़ीक। एक अन्य पुस्तक भी इसी नाम से है जिसके लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। तारीख़ फिरोज़शाही जो है इसके लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं, और जो क्वेश्चन में पूछा गया था वहाँ पे जियाउद्दीन बरनी की जगह पे शम से सिराज अफ़ीक था। तो दो पुस्तकें हैं इसी नाम से, एक ये वाली है शम से सिराज अफ़ीक। फिर आता है तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। पुस्तक और लेखक चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद, पद्मावती कथा के दामोदर कवि, फिर राग विभोद के सोमनाथ, आशिका के लेखक अमीर खुसरो। तो ये सब जो है मतलब एक आध इसमें से आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। तो मैचिंग में अगर आपको ऑप्शन थोड़ा बहुत पता होगा, एक दो भी पता होगा तब सही हो जाता है। नेक्स्ट है
अकबर से पहले तानसेन को भाटा के राजा रामचंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त था। पूछा जा सकता, मतलब इस तरह से पूछा गया था, अकबर से पहले तानसेन को किसका संरक्षण मिला हुआ था, तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह का। राजवंश और राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। आगे है अटाला मस्जिद जो जौनपुर की है, इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो इब्राहिम शाह सरकी के समय में बनी थी। शेर शाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम में है, ये शेर शाह सूरी ने खुद बनवाया था पहले ही। और हुमायूं का मकबरा इसको बनवाया था दिल्ली में हमीदा बानो ने, जो अकबर की माँ थी, यानी जो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो, उन्होंने बनवाया था। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बना हुआ है, बीबी का मकबरा भी इसको कहा जाता है। राबिया उद दौरानी औरंगजेब की बीबी थी, तो इसीलिए इनको बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये जो ताजमहल है उसकी रेप्लिका कहा जाता है, उसी तरह से बना है बीबी का मकबरा राबिया उद दौरानी का औरंगाबाद में। नेक्स्ट है मनसबदारी का प्रारंभ अकबर के समय में हुआ था, अकबर ने किया था 1577 में। मनसबदारी का पद जो होता था वो पैतृक नहीं हुआ करता था। विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता, विदर्भ के खजुराहो के रूप में किसको जाना जाता है, तो मार्कंडेश्वर को। नागर शैली में यहाँ पे जो मंदिर हमें मिलते हैं और इसको विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन विदर्भ वाला जो खजुराहो है उसको कहा जाता है मार्कंडेश्वर को, महाराष्ट्र में स्थित है ये। वैसे खजुराहो कहाँ पर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, लेकिन विदर्भ का खजुराहो ये वाला मंदिर है महाराष्ट्र में। उपेंद्र महारथी की पुस्तक जो है वेणु शिल्प, इसका संबंध किससे है, तो बांस कला से है। उपेंद्र महारथी की पुस्तक है वेणु शिल्प, इसका संबंध बांस कला से। फिर श्री पर्वती या आंध्रभृत्य किसको कहा जाता है, तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा जाता है श्री पर्वती या फिर आंध्रभृत्य। ये कृष्णा और गुंटूर वाले क्षेत्र में ये शासक थे, ये वंश चलता था इक्ष्वाकु वंश। पहले ये सातवाहनों के सामंत थे, बाद में स्वतंत्र हुए थे। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री शांतमूल, ये पूछा जा सकता है, श्री शांतमूल इसके संस्थापक थे। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसको कहा जाता था, तो मार्ग निर्माण का जो अधिकारी होता था उसको एग्रोनोमी कहा जाता था। मत्स्य जो है किसकी राजधानी थी, तो विराटनगर की, जो कि राजस्थान में है। कुरु इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी, ये मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा वाला एरिया है। सूरसेन मथुरा की राजधानी थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ये एक बार फिर से देख लीजिए, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, असमक की पोटन या फिर पोटली, जो कि ये दक्षिण भारत का महाजनपद है। नेक्स्ट है भीमबेटका जो है, ये रायसेन मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं। इसकी खोज किसने की थी, तो वीएस वाकंकर ने 1957-58 में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा स्थल और स्थान, बालू स्थान कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, पाटरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर में। अगला यहाँ पर मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है कहाँ पे किया गया है, तो ह्वेनसांग जो है ह्वेनसांग, अबू सईद, अल मसूदी, अलबरनी, सभी ने मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख किया, निर्माण कराया था। सांब ने इसका निर्माण कराया था। इसके अलावा सामपुर यात्रोत्सव एक होता है, सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, सामपुर यात्रोत्सव। तो पूछा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सामपुर महोत्सव किसकी पूजा के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सूर्य पूजा के। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, और जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, चारागाह वाली सभ्यता, चारागाह पे डिपेंड, वहाँ पे जानवरों का जो है पशुपालन का ज़्यादा जो है जोर दिया गया था उस टाइम पे। उत्तर वैदिक काल कृषक हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल के लोग, और मध्यकाल में जो है जमींदारी ज़्यादा प्रमुख हुआ करती थी। किस चीज़ के लिए कौन सा काल प्रसिद्ध है, वही चीज़ में लिखा हुआ है। जजबानी जो है ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी। बाराबलूट जो है ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थी। मिरासी तमिलनाडु से इसका संबंध है। अडाडे कर्नाटक से इसका संबंध है। एक प्रथा है, ये प्रथाएं जो अलग अलग क्षेत्र में हुआ करती थी। देखिए सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो नहीं आए उसको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे किताबुल हिंद जो है ये अलबर्नी की रचना 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तबकात नासिरी मिन्हासु सिराज की रचना है 1259-60 के बीच में लिखी गई थी। फतवा जहांदारी ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है 1285 से 1357 के बीच में लिखी गई थी। आगे है, इसमें से दोबारा से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो कुछ उल्टा सा था, इसी में से घुमा के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 1687 में औरंगजेब के गोलकुंडा अधिकार के समय वहाँ का शासक कौन था। तो जब गोलकुंडा पर अधिकार किया था औरंगजेब ने 1687 में, याद रखिएगा कब किया था, उस टाइम पे वहाँ का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट है कुतुब शाही ही थी गोलकुंडा में, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया, गोलकुंडा को अरेंज करी मतलब, तो कुतुब शाही वहाँ पर थी। अकबर ने विवाह आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह की भी इजाज़त देने की उसने कोशिश की थी। तो विवाह पर उसने कुछ निर्णय लेने की कोशिश की थी अकबर ने। दीवाने तन जो है ये जागीर और वेतन देने वाले को दीवाने तन कहा जाता था। मुस्तौफी जो होता था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ कार्यालय को संभालने वाले को मुशरिफ कहा जाता था। वाक्यानवीस घटनाओं और फरमानों को जो सूचीबद्ध करता था उसको वाक्यानवीस कहते थे।
आगे यहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दौलताबाद में, दक्षिण भारत में इन्होंने जो है चिश्ती परंपरा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह जो है गुलबर्गा में, निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है। तो इसमें 2-4 आपको पता रहेंगे तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध नहरें इनकी जो है रजबवाह, उलुग खानी है। मुगल काल में इसको पुनर्जीवित करके सहाब नहर का निर्माण कराया गया था। इसी रजबवाह को जो है पुनर्जीवित करके सहाब नगर का निर्माण कराया गया था। इस तरह से ही क्वेश्चन ये आया था। नेक्स्ट बात करेंगे, एक कर भी लगाया था सिंचाई पर इसने, हक सर्ब, जो एक कर लगा था हक सर्ब, हक ए सर्व कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई पर कर हुआ करता था ये। किताब नौरस के लेखक कौन है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। किताब नौरस किस पर आधारित पुस्तक है, संगीत की पुस्तक है किताब नौरस। इसको इसके लेखक कौन है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। चोल राजाओं की जानकारी का सर्वाधिक स्रोत जो है मंदिरों की दीवारों पर जो उनके अभिलेख लिखवाए गए हैं उनसे मिलता है। पूर्व वंशों के इतने स्रोत उपलब्ध नहीं है। जो चोल राजा हैं उनके टाइम पे ज़्यादा मंदिर वगैरह में जो लिखवाया गया था लेख, उनसे पहले वाले जो वंश हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। 2021 की पेपर की बात करें, मुगल काल की प्राण शक्ति उसकी सैनिक व्यवस्था थी, तो सैनिक व्यवस्था ही उस टाइम पे सबसे अच्छी थी। हड़प्पा स्थल जो है मांडी कहाँ पर स्थित है, तो मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। शासक और राज्य, राणा हम्बीर जो है मेवाड़ के शासक थे, राजा राणा चुंडा ये मारवाड़ के शासक थे, मलिक राजा फारूकी ये खानदेश के शासक थे, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये जौनपुर के शासक थे। नेक्स्ट है यहाँ पर महाराणा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की थी, कहाँ पर, फिरोजपुर में की थी। लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी महाराणा रंजीत सिंह ने। नेक्स्ट है तीर्थंकर, उनका निर्माण स्थल, तो ऋषभदेव का निर्माण स्थल है अष्टापद, फिर वासुपूजी का है चंपापुरी, नेमिनाथ का है उज्जैन, पार्श्वनाथ का है समेत शिखर, महावीर का है पावापुरी। तो ये प्रमुख स्थल हैं, निर्माण स्थल हैं, ये जैन तीर्थंकरों के मैचिंग में आ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मतलब ये 2 तो पता ही होने चाहिए आपको। आगे है फवायदुल फवाद, ये जो है क्या है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत को फवायदुल फवाद कहा जाता है। और इसका संकलन किसने किया था, तो अमीर हसन सिज्जी ने, अमीर हसन सिज्जी ने इसका संकलन किया था फवायदुल फवाद का। सातवाहन जिनको आंध्र भोज भी कहा जाता था, इन्होंने प्राकृत भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, जो आम बोलचाल की भाषा थी। इसके अलावा लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन इन्होंने दिया था, जो एक रियल चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था सातवाहनों ने। 2022 का पेपर, धार्मिक समन्वय की बात जो है अशोक ने किस अभिलेख में की है, तो 12वें अभिलेख में अपने धार्मिक समन्वय की बात की है। इसके अलावा इसी में जो 12वें में ही श्री महामात्र की नियुक्ति की भी बात की गई है। बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था, तो फरवरी 1658 में। शाह शुजा को बनारस के पास दारा ने हराया था, दारा सिकोह जो था उसने हराया था शाह शुजा को। इसके अलावा धर्मत का युद्ध भी यही 1658 में हुआ था, अप्रैल में। ये जो मंथ है इसके ये भी इंपॉर्टेंट होंगे इस जगह पे। दारा सिकोह और औरंगजेब और मुराद के बीच में ये युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो है ये मई 1658 में हुआ था, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। खजुआ का युद्ध जो है वो जनवरी 1659 में हुआ था, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। देवराई का युद्ध अप्रैल 1659 में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। ये सब औरंगजेब के भाइयों के बीच में जो आपस में युद्ध हुए थे वही हैं, और ये जो है पूरा युद्ध और जो संधि वाला सेक्शन है उसमें कराया गया है। नेक्स्ट है भवन और निर्माणकर्ता, सुल्तानगढ़ी जो है इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, लाल महल का बलबन ने, जमात खाना मस्जिद का अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण किया था। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। नाव के चित्र और मॉडल हमें कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं नाव के चित्र और मॉडल। ये जो लोथल हुआ करता था एक जो प्रमुख शिपयार्ड हुआ करता था। आर्य के स्तंभ जो है, आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषता जो है हमें कहाँ से मिलती है, अमरावती के स्तूप से। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तति, पहले तो ये याद रखें सुक्त सप्तति के लेखक कौन है, चिंतामणि भट्ट। इसका फारसी अनुवाद जो है वो तूतीनामा कहलाता है। इसको कहा गया तूती ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। नेक्स्ट है अधिकारी और उसके कार्य। तलार जो है ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी हुआ करता था। पल्लकोट ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे वाला जो अधिकारी हुआ करता था। बलाधिप जो है चुंगी का संरक्षक जो है सुरक्षक, ये जो है बलाधिप हुआ करता था। ये सब अधिकारी हैं और इनके कार्य। फिर खिलजी विजय का क्रम, यहाँ पे देखिए फिर वही क्वेश्चन, गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। सरवर्मन जो है, सरवर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र से संबंधित ये नाम है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित हैं। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित हैं। जीवित गुप्ता ये दैव वर्णा के अभिलेख से संबंधित है। कुछ टफ क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है
शेरशाह सूरी ने मारवाड़ आक्रमण में जैता और कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपना साम्राज्य खो बैठता। शेरशाह सूरी ने जो लड़ाई की थी मारवाड़ पर, जब आक्रमण किया था तो 2 सैनिक थे, जैता और कुंपा उधर साइड से, तो उन्होंने बहुत वीरता से लड़ा था, तो उन्हीं से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने ऐसा बोला था। सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1724 में हुआ था सुकरखेड़ा का युद्ध। निजामुल मुल्क और दक्कन सूबेदार मुबारिज खां के बीच में हुआ था ये। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच में, अंग्रेजों ने डचों को हराया था। पोर्टोनोवा के युद्ध 1781 में हुआ था, हैदर अली और आयरकूट के बीच में। द्वितीय जो मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसी के दौरान यह पोर्टोनोवा का युद्ध भी हुआ था। और मुदगी का युद्ध हुआ था 1845 में, लाल सिंह और ह्यूज गफ के बीच में, सिख और अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध हो रहा था उसी टाइम पे 1845 में मुदगी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, ये सब युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत और हिंदी आचार्य कवींद्र को किसने संरक्षण दिया था? तो कवींद्र को संरक्षण शाहजहां ने दिया था। और आचार्य जो कवींद्र थे, इन्होंने कवींद्र कल्पलता की रचना की थी। अब आता है यहाँ पर 2023 का मोस्ट रिसेंट पेपर, पुस्तक और किस विषय पर ये पुस्तक थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिराते सिकंदरी गुजरात विजय पर पुस्तक थी। इसके लेखक हैं सिकंदर इब्न मोहम्मद मंजू। ये क्वेश्चन बस इतना ही है, ये लेखक मैंने यहाँ लिख दिया है। बुरहाने मासिर जो है, इधर वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस विषय से संबंधित है? बुरहाने मासिर बहमनी के जो अहमदनगर के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। सैयद अली ने इसको लिखा था। रियाज उस सलातीन, ये बंगाल का इतिहास से संबंधित पुस्तक है। गुलाम हुसैन सलीम ने इसको लिखा था। रियाज उस हिंसा ये महमूद गवां के पत्र संकलन है और इसको मोहम्मद गवां ने लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवादक कौन था? तो जजीजुद्दीन खान था। इनकी रचना है दलाइल ए फिरोज शाही, अजीजुद्दीन खान की ये रचना है और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी के अंतर्गत ये सब अनुवाद वगैरह किए थे। दर्शन और प्रचारक, न्याय के प्रचारक कौन थे? न्याय दर्शन के गौतम, उत्तर मीमांसा बद्रायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कड़ाद। आगे वैदिक काल में भागदू अधिकारी कौन हुआ करता था? तो राजस्व जमा करने वाले अधिकारी को भागदू अधिकारी कहा जाता था। चरक संहिता जो है ये 120 अध्याय और 8 खंड है इसमें, इसके लेखक हैं चरक। यही पूछा गया था कितने अध्याय कितने खंड है? 120 अध्याय 8 खंड। मिलिंद परहो, राजा मिलिंद यानी जो मिनांडर जिनको कहा जाता था, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में संवाद है। इसके अलावा प्राचीन काल में आक्रमणकारी का सही क्रम यूनानी, शक, पहलो, कुषाण, यहाँ पर 3 दिए गए थे, यूनानी, शक और कुषाण, पहलो भी बीच में आते हैं। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। वो फारसी और तुर्की का अच्छा जानकार था, लेकिन यहाँ पे आयोग ने जो आंसर माना था वो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट दिया था उसको नहीं माना था। वैसे ये फारसी और तुर्की दोनों भाषाओं को जानता था। नेक्स्ट है, संगीत की टप्पा शैली किस मुगल शासक के दरबार में विकसित हुई थी? तो मोहम्मद शाह के दरबार में। और टप्पा शैली के प्रचारक कौन थे? तो गुलाम नबी सौरी। श्रृंगार रस पर आधारित ये शैली है टप्पा शैली। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान में कहाँ पर है? नेवासा ये महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में है, डींडवाना ये राजस्थान में है, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है। हमीदा बानो जो कौन थी? तो अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। अकबर ही हुमायूं का बेटा है तो इन्हीं की माँ होंगी। इल्तुतमिश जो है रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। शाह तुर्काना इल्तुतमिश की पत्नी थी। अगला यहाँ पर कश्मीर का शासक जिसने जजिया और गौ हत्या दोनों को समाप्त कर दिया था वो था जैनुल आबिदीन, और इसी को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे, सहिष्णु व्यक्ति था ये। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरा पेपर हो गया। इसको कई बार रिवाइज कर लीजिए, घुमा फिरा के इसमें से बीच से कई क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, और आपने देखा भी होगा कई सारे रिपीट हुए। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, और यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी नोट्स वगैरह टेस्ट वगैरह आपको सब वहीं पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बिग टाइम क्लासेस।